नमस्कार दोस्तों, थ्रिलर ट्यूब में आपका स्वागत है। पिछले भाग में आपने देखा कि महादेवन राव एक सेल्फ मेड बिजनेस पर्सन है जो लॉस में रन करता हुआ अपने अप्पा के होटल को आंध्र प्रदेश की वन ऑफ द टॉप 5 रिसोर्ट में तब्दील कर दिया सिर्फ 5 सालों में। पर एफबी में एक अजीब सा पोस्ट देखकर उसे अराकू में अचानक जाना पड़ा। बिना किसी से एड्रेस मालूम किए वो रात के 12 बजे ठीक ठाक पहुंच जाता है अराकू में एक बड़ी सी मेंशन के सामने, जिसके नेम प्लेट में लिखा था उसके तातैया, तेलुगु में ग्रैंडफादर के नाम जमींदार देवरकुंडा रामचंद्र बालगंगाधर गजपति राव। महादेवन खुद भी शॉक्ड होकर मेंशन को देखता रहा। पर वहां खिड़की में कौन है खड़ा? ये किसका साया है? और वो पर्दे के पीछे छुप क्यों गया? महादेवन सोच ही रहा था कि अचानक एक आवाज उसको चौंका देता है। कब तक बाहर खड़े रहोगे? लो पलक डंडे। महादेवन एक बूढ़े इंसान को अचानक देखकर थोड़ा सा डर के बोला, नमस्कारम, ना पेरू महादेवन राव, मेरा नाम महादेव तेलुसा। जानता हूं, अंदर आओ। बिल्कुल ऐसा ही दिखता था मेरा बेटा, बस तुम्हारी आंखें नीली है। क्या तुम्हारी अम्मा की आंखें नीली थी? महादेवन को समझ में आ गया था कि वो अपने तातैया के सामने खड़ा है। सर झुकाकर पैर छूकर प्रणाम किया। पर ये क्या? तातैया का पैर इतना ठंडा और सख्त क्यों, मानो जैसे अभी अभी बर्फ से बाहर निकाला। उनके हाथ के स्पर्श भी ठंडा लगा जब उन्होंने महादेवन के सर को छूकर आशीर्वाद दिया। बिना कुछ बोले अंदर गया और तातैया का दिखाए हुए कुर्सी में बैठ गया। तातैया अंदर और एक कमरे में चला गया। अंदर से मेंशन और भी बढ़िया नजर आया। सब कुछ ट्रेडिशनली सजाया हुआ है। जमीन चेसबोर्ड की जैसे सफ़ेद और काली टाइल से बनाया हुआ है। दरवाज़ा और खिड़की सेगुन काठ की फ्रेम्स की है, जिसके बीच बेल्जियम कांच लगाया हुआ है। और रूम के बीचों बीच एक बड़ी सी झूला है, जिसके सामने बहुत सारे छोटे छोटे कुर्सी रखी हुई है। और दीवारों पे टंगी सेगुन काठ के फ्रेम्स के बीच बहुत सारे लोगों की तस्वीर है। ये सब तुम्हारे पूर्वज है। लास्ट वाला तस्वीर में तुम्हारे अप्पा है। पीछे से तातैया का आवाज चौंका देता है महादेवन को। तातैया अंदर कमरे में आकर झूले में बैठ जाता है और महादेवन को एक ब्राउन एनवेलप देता है। ये रखो, इसमें पूरे जमीन जायदाद का कागज है जो मैंने तुम्हारे नाम कर दिया है। महादेवन थोड़ा नाराज होकर एनवेलप को झूले में वापस रखा और बोला, मैं ये सब के लिए नहीं आया हूँ। एफबी में एक पोस्ट में पढ़ा कि आप बीमार हो, इसीलिए आया हूँ। जिस जायदाद से मेरे अप्पा वंचित हो गए थे उसे तो मैं हाथ भी न लगाऊं। जिसका अम्मा इस जमींदार घराने की बहू ना बन पाई, उसका बेटा तो कभी भी अपना तस्वीर इन जमींदारों की लिस्ट में ना लगाए। मेरे अप्पा मेरे पढ़ाई के लिए अपने ही बनाए हुए होटल का 2 टुकड़े कर दिया, फिर भी आपसे 1 पैसा नहीं मांगा। और आप चाहते हो उनके इस त्याग का मैं अपमान करूं? हरगिज नहीं। अगर पाई पाई के लिए भी तरसना पड़े मेरे अप्पा के माफी, तो भी मैं आपके चौखट में ना आऊं। मेरी ही गलती है कि मैंने आपकी झूठी बीमारी का खबर सुनकर आपको देखने आ गया। आप तो भले चंगे लग रहे हो। मैं जा रहा हूं। हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि एफबी में गलत खबर पोस्ट करके फिर से हमसे संपर्क करने की कोशिश मत कीजिएगा। महादेवन ये कहकर उठ खड़ा हुआ जाने के लिए, पर उसके तातैया उसके हाथ पकड़ लिया और रोने लगे। रोते रोते बोला, बेटा, उम्र में बहुत बड़ा हूं, तुम्हारा पैर नहीं छू सकता, पाप लगेगा। इसीलिए हाथ छूकर विनती करता हूं कि हमें माफ कर दो। जमींदारों की नाक बहुत ऊंची होती है। दीवारों पे टंगी तस्वीरों ने कभी भी हमारी गलती हमें पकड़ने ही नहीं दिया। जिद में हम आकर जो भी करते थे हमें वही ठीक नजर आता था, इसीलिए गलतियों पे गलती करता गया। ये भी नहीं नजर आया कि हम अपने ही खून से दूर होते जा रहे हैं। कला को भी नहीं पहचान पाया। लक्ष्मी जैसी बहू को ठुकरा दिया ये सोचकर कि वो जलसागढ़ों की कोई खराब लड़की है। नवासा के जन्म की खबर भी हमारी अहम, हमें हमारी आंखों से पट्टी हटाने नहीं दिया। पर उम्र बहुत बड़ी शिक्षक है। इस 85 की उम्र में जब पीछे मुड़ के देखता हूं तो जीवन में खालीपन के अलावा कुछ नहीं दिखता। अहम के कारण
सब कुछ खो दिया हमने। ना बेटी का साथ मिला, न बहू का प्यार और सेवा, ना ही नवासा का बचपन अनुभव करने का सौभाग्य। ये काम इंसान के जीवन के सारे सुख से वंचित रह गए हम, और तुम लोग भी हमारे प्यार और पैसे से वंचित रहे। अगर मैं और मेरा बेटा कभी अलग ना होते तो बहू बीमार ना पड़ती और तुम तुम्हारे अम्मा के प्यार से वंचित ना होते। अगर बहू जीवित होती तो तुम्हारे अब्बा को होटल का 2 हिस्सा ना करना पड़ता और शायद अभी भी वो जिंदा होते। मेरी इज्जत खाली मुझे ही नहीं, सबकी जिंदगी बर्बाद कर दिया। मुझे माफ कर दो बेटा, मुझे माफ कर दो, वरना अंतिम समय में भी अपने खून के दीदार के लिए तरसता रहूंगा। महादेवन इन सब से वाकिफ था, फिर भी जब तातैया उसके पूरे जीवन को उसके सामने दोहराया तो वो भावुक हो गया। कुर्सी में फिर से बैठ गया और रोने लगा। इतने सालों से दबी हुई दर्द आंसू बन के बाहर आने लगा दोनों के ही। कुछ देर बाद महादेवन अपने आप को संभाल के बोला, तातैया बहुत रात हो चुकी है, मेरी इस जमीन जायदाद में मेरा सोने का कमरा कौन सा है? तातैया ये सुनकर महादेवन को गले लगा लिया कस के और फिर से रोने लगा। महादेवन भी खुश हो गया, पर तातैया का जिस्म इतना ठंडा था कि उसे अजीब लगने लगा। अपने आप को तातैया से छुड़ाकर उनके दिखाए हुए कमरे में जाकर सो गया। रोज की तरह सुबह 5 बजे आग तो खुल गया महादेवन का, पर रिसोर्ट जैसे बिट्टी का कोई इंतजाम नजर ना आने पर अपने कमरे से बाहर जाकर तातैया को आवाज लगाया महादेवन, पर वो कहीं नहीं दिखा पूरे मेंशन में। इनफैक्ट मेंशन में कोई नौकर भी नजर नहीं आया। मजबूरन चाय की लत महादेवन को मेंशन के बाहर ले आया। लोहे के गेट से बाहर आकर उसे एक चाय वाला दिखा, पर इससे पहले कि वो चाय ऑर्डर देता चाय वाले ने पूछा उससे, अन्ना आप कौन हो, उस हवेली में क्या कर रहे थे? महादेवन को ये सवाल थोड़ा अजीब लगा, फिर भी उसने अपना परिचय दिया। परिचय देती ही वहां पर जितने भी कस्टमर्स थे चाय वाले की, सब एक दूसरे से फुसर फुसर करने लगे। महादेवन इस बात थोड़ा ऑफेंडेड होकर पूछा, एंटी कोई तकलीफ है? चाय वाले ने तुरंत उत्तर दिया, कादू अन्ना, हम लोग तो बस ये कह रहे थे कि अगर आप पहले आते तो जमींदार जी से मिल पाते। वो तो बेचारी अपने खून के दीदार के लिए तरसता ही रह गया, और आप आए भी तो उनकी मौत के 3 दिन बाद। कहानी अगर पसंद आया तो लाइक बटन दबाइएगा, सब्सक्राइब बटन दबाइएगा, बेल आइकन को दबाइएगा और कमेंट्स में कुछ लिख दीजिएगा, और साथ ही साथ वीडियो को शेयर भी कीजिएगा ताकि हम जैसे छोटे स्टोरी राइटरों को प्रेरणा मिले और भी ऐसा थ्रिलिंग वीडियोस बनाने के लिए। तब तक पर महादेवन उसकी 5 स्टार रिसोर्ट की सफलता से बिल्कुल खुश नहीं था। उसे तो अप्पा की होटल की बाकी आधा हिस्सा कैसे भी करके वापस लेना था।